इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए नॉर्वे ने कहा कि हम एक आज़ाद मुल्क बना दिया जाए, बजाय इसके कि कभी कोई मुल्क हम पर मुसलत हो तो कभी कोई। इस टाइम पर यहाँ के लोग फिशिंग या फिर टिम्बर यानी लकड़ी का काम करते थे और यही इनकी इकोनॉमी की अब बैकबोन मानी जाती थी, जिसे देखकर 1963 में नॉर्वे ने कहा कि अगर उसकी कोस्टलाइन से किसी भी तरह की डिस्कवरी होती है, फिर चाहे वो गैस की हो या ऑयल की, उस पर पूरा कंट्रोल नॉर्वे का होगा। आज से अगर 60-65 साल पीछे नॉर्वे को देखें तो ये यूरोप के पूरेस्ट कंट्रीज में से एक था। यहाँ की इकोनॉमी ज्यादातर एग्रीकल्चर, लकड़ी और फिशिंग पर टिकी हुई थी। लोग आमतौर पर काफी मुश्किल हालात का सामना कर रहे थे, पर अगले 50 सालों के अंदर जो ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिली, देखने लायक थी। आज 2024 में नॉर्वे जीडीपी पर कैपिटा के लिहाज से दुनिया के वेल्थिएस्ट कंट्रीज में आता है। यहाँ पर लो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, स्टेबल पॉलिटिकल इन्वायरमेंट और इनके 25% पॉपुलेशन आज मिलियनेयर है। आप इमेजिन करके देखें। लेकिन आखिर कैसे इतने कम टाइम में नॉर्वे ऐसा कैसे कर पाया? क्या स्ट्रैटेजी लगाई यहाँ की गवर्नमेंट ने जो हमारी गवर्नमेंट्स नहीं लगा पाती? आइए ये सभी कुछ जानते हैं आज की इस वीडियो में। पर उससे पहले इसकी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। नॉर्वे की अगर आप लोकेशन देखें तो ये स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के वेस्टर्न और नॉर्दर्न हिस्से पर लोकेटेड है। इसमें कुछ रिमोट आइलैंड्स भी शामिल हैं, जैसे कि जान मायान, आर्कीपेलागो और स्वालबार्ड वगैरह। 3,85,207 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया पर फैला नॉर्वे की पॉपुलेशन 2023 तक तकरीबन 55 लाख लोगों पर मुश्तमिल थी। यह पाकिस्तान से 2.5 टाइम्स, जबकि इंडिया से ये 10 गुना छोटा है। नॉर्वे अपना बॉर्डर स्वीडन, फिनलैंड और रशिया के साथ शेयर करता है। नॉर्थ वेस्ट और साउथ में इसका बॉर्डर मुख्तलिफ समुद्रों से मिलता है, जैसे बैरंट सी, नॉर्वेजियन सी, द नॉर्थ सी और स्कागरेक सी। यहाँ का मौजूदा किंग हैरल्ड और यूनास गार स्टोरा 2021 से प्राइम मिनिस्टर के तौर पर अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। नॉर्वे के अंदर पावर पार्लियामेंट, कैबिनेट और गवर्नमेंट के दरमियान डिवाइड होती है। 1537 से लेकर 1814 तक नॉर्वे डेनमार्क का पार्ट था। कोपनहेगन की 1807 की जंग में डेनमार्क पर यूनाइटेड किंगडम के अटैक के बाद इन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट के साथ अलायंस कायम कर लिया। 1814 में जब डेनमार्क हारने की कगार पर था तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने नॉर्वे को स्वीडन के हवाले कर दिया और आइसलैंड, ग्रीनलैंड और फेरोई आइलैंड्स पर अपना कंट्रोल बनाए रखा। इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते हुए नॉर्वे ने कहा कि हम एक आज़ाद मुल्क बना दिया जाए, बजाय इसके कि कभी कोई मुल्क हम पर मुसलत हो तो कभी कोई। और 7 जून 1905 को फाइनली नॉर्वे को एक अलग कंट्री कर दिया गया और हैकोन यहाँ का पहला किंग बना। नॉर्वे के इंडिपेंडेंट होने के बाद 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होती है। इस वॉर में अभी तक तो नॉर्वे पूरी तरह से न्यूट्रल रहा। इस टाइम पर यहाँ के लोग फिशिंग या फिर टिम्बर यानी लकड़ी का काम करते थे और यही इनकी इकोनॉमी की अब बैकबोन मानी जाती थी। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस टाइम पर नॉर्वे की 90% पॉपुलेशन, जो कि 10 लाख के करीब बनती है, रूरल एरियाज में छोटे छोटे फार्म्स में रहती थी। खैर, वर्ल्ड वॉर 1 में 450 के करीब नॉर्वेजियन कमर्शियल शिप्स डिफरेंट अटैक्स में डूब गईं। ये शिप्स असल में फिश एक्सपोर्ट करती थी आसपास के कंट्रीज में, जैसे कि जर्मनी और ब्रिटेन वगैरह में, और 1150 नॉर्वेजियन मछुआरे मारे गए। इससे हुआ ये कि नॉर्वे के हालात फिर से खराब हो गए। ये अभी इससे रिकवर हो ही रहे थे कि कुछ ही सालों बाद 1939 में दोबारा से वर्ल्ड वॉर 2 शुरू हो जाती है। नॉर्वे एक बार फिर पूरी तरह से न्यूट्रल रहा, लेकिन इसके बावजूद भी जर्मन फोर्सेज ने 9 अप्रैल 1940 को नॉर्वे पर एक सरप्राइज अटैक किया। नॉर्वेजियन आर्म्ड फोर्सेज ने जर्मन फोर्सेज के खिलाफ काउंटर अटैक किया। शुरू में तो नॉर्वे को कामयाबी मिलती रही क्योंकि ब्रिटिश इन्हें पूरा सपोर्ट कर रहा था, लेकिन 10 जून को ब्रिटिश को नॉर्वे से विथड्रॉ करना पड़ता है। अब नाजीज इस टाइम पर अपनी पीक पर थे और ये पूरे नॉर्वे को अपने कंट्रोल में कर लेते हैं। इस दौरान जो नॉर्वे का किंग था हैकोन, और इनकी गवर्नमेंट ने लंदन में एक डिस्ट्रिक्ट है रोथरहाइट, यहाँ इन्होंने पना ली और वहीं से ये रेडियो स्पीचेस के जरिए नॉर्वे पर जर्मन कब्जे के खिलाफ आवाज उठाते रहे। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इस वॉर में सिर्फ नॉर्वे की आर्म्ड फोर्सेज ही लड़ रही थी। बहुत से नॉर्वेजियन लोग जर्मन के कब्जे के खिलाफ थे और 15,000 तक नॉर्वेजियन जर्मन यूनिट्स इंक्लूडिंग वेफन एसएस के खिलाफ लड़ने के लिए रेडी हो गए। इसके अलावा भी बहुत से लोगों ने अलाइड फोर्सेज और फ्री नॉर्वेजियन फोर्सेज ज्वाइन की। खैर, टाइम को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करते हुए साल आया 1959, जब नेदरलैंड में नेचुरल गैस के काफी बड़े रिजर्व्स फाइंड हुए। तो इसे आइडिया लगाया गया कि हो सकता है कि इसके नॉर्थ सी पर ऑयल के भी रिजर्व्स मौजूद हों, जिसे देखकर 1963 में नॉर्वे ने कहा कि अगर उसकी कोस्टलाइन से किसी भी तरह की डिस्कवरी होती है, फिर चाहे वो गैस की हो या ऑयल की, उस पर पूरा कंट्रोल नॉर्वे का होगा। अप्रैल 1965 तक नॉर्वे ने फिलिप्स पेट्रोलियम जैसी कंपनीज के साथ मिलकर इन एरियाज में ड्रिलिंग का काम शुरू किया।
शुरू के सालों में तो नॉर्वे को कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन इन्होंने ड्रिलिंग जारी रखी और फाइनली 4 साल बाद 1969 में एक डिस्कवरी हुई। 21 अगस्त 1969 को नॉर्थ सी पर साउथ वेस्ट नॉर्वे से कुछ 290 किलोमीटर दूर एक जगह पर ऑयल और नेचुरल गैस के काफी बड़े रिजर्व्स फाइंड हुए। इस जगह को बाद में इकोफिस्क ऑयल फील्ड का नाम दिया गया। अगर आप गूगल मैप पर सर्च करेंगे तो ये जगह आपको मिल जाएगी। ये नॉर्वे के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। देखते ही देखते जहां ये यूरोप के पूरिस्ट कंट्रीज में था, अब ये दुनिया के लीडिंग ऑयल प्रोड्यूसर्स में से एक बन गया। ऑयल सेक्टर एक बूमिंग इंडस्ट्री बन गई, हजारों की तादाद में न्यू जॉब्स क्रिएट हुई, बिलियंस ऑफ डॉलर्स की बारिश होने लगी। ऑयल और गैस को एक्सपोर्ट करके पहले जो इकोनॉमी नॉर्वे की फिशिंग सेक्टर पर बेस्ड थी, अब ये एक ऑयल बेस्ड इकोनॉमी बन चुकी थी। लेकिन 1980s में नॉर्वे में ऑयल की प्राइसेस में काफी उतार चढ़ाव आए, जिससे इनकी इकोनॉमी काफी फ्लक्चुएट होने लगी। अच्छा, इस चीज से इन्होंने सीखा ये कि कोई भी कंट्री सिर्फ एक चीज या एक सोर्स पर डिपेंड नहीं रह सकता, क्योंकि अगर वो सोर्स अचानक से खत्म हो जाता है तो उस कंट्री को दोबारा से उसी लाइन में आने के लिए ज्यादा देर नहीं लगेगी। इसीलिए अगर आप ज्यादातर गल्फ कंट्रीज को भी देखेंगे, जैसे कि सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, कुवैत वगैरह, तो आजकल ये हाईली अपने नेचुरल रिसोर्सेज पर डिपेंड नहीं है। ये अपनी इकोनॉमी को ऑयल बेस्ड इकोनॉमी से हटकर टूरिज्म बेस्ड इकोनॉमी बनाने पर फोकस कर रहे हैं। इसलिए वो सिंगल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट नहीं कर रहे, बल्कि उनके पास मल्टीपल रिसोर्सेज हैं और इसी वजह से आज वो कंट्रीज इतने स्टेबल हैं। इसकी जीती जागती एग्जांपल वेनेजुएला है, जिनके पास दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स थे, सऊदी अरेबिया से भी ज्यादा। लेकिन ये ऑयल पर हाईली डिपेंड रहे। ऑयल से कमाया हुआ पैसा इन्होंने अपनी जेबें भरने में लगाया, करप्शन अरूज पर थी। ऑयल से कमाए हुए पैसे को किस तरह से मैनेज करना है, उस चीज में ये पूरी तरह से फेल रहे। और आज वेनेजुएला का क्या हाल है आप सभी जानते हैं। अच्छा, बात करें नॉर्वे की, तो 1995 में इनकी गवर्नमेंट ने सोवेरियन वेल्थ फंड कायम किया, जिसे आमतौर पर गवर्नमेंट पेंशन फंड ऑफ नॉर्वे कहा जाता है। इसका मकसद ये था कि मौजूदा तो नॉर्वेजियंस इस ऑयल से पूरा फायदा उठा रहे थे, गवर्नमेंट इन्हें पूरा सपोर्ट कर रही थी, बिजनेसेस क्रिएट हो रहे थे, जॉब्स मिल रही थी। पर नॉर्वे की गवर्नमेंट चाहती थी कि जो आने वाली नस्ल होगी नॉर्वे के अंदर, उनका भी पूरा हक होगा इस ऑयल के ऊपर। तो इसलिए ये पेंशन फंड कायम किया गया, ताकि आने वाली जनरेशन इस ऑयल से कमाए हुए पैसे से कुछ फायदा उठाए और मुल्क की इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे। वैसे आपको बताता चलूं कि सोवेरियन वेल्थ फंड दुनिया का सबसे बड़ा दौलत फंड है, जिसके टोटल एसेट्स 1.36 ट्रिलियन डॉलर्स हैं। दिसंबर 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस फंड की वर्थ $2,70,000 पर नॉर्वेजियन सिटीजन है। ये सारे का सारा पैसा वहां के आम लोगों का है। आज अपने ऑयल से कमाए हुए पैसे को खर्च करने की बजाय इन्होंने फ्यूचर में सरमायाकारी के लिए बचा रखा है। और अगर नॉर्वे में ऑयल पूरी तरह से खत्म भी हो जाता है, तब भी इनकी इकोनॉमी दुनिया की टॉप इकोनॉमीज में रहेगी।